स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्लास 10 की केमिस्ट्री बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारे केमिस्ट्री क्लास 10 की केमिस्ट्री बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस क्लास में ना, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मैंने आप लोग को 9th क्लास में बताया था कि केमिस्ट्री 9th और 10th वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है बट लेकिन हम लोगों को ना दोनों पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया था कि 9th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी ही सिर्फ पढ़ते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होता है। और इस क्लास में क्लास 10 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। इस क्लास के केमिस्ट्री बुक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल, देखिए हमारे सराउंडिंग्स में ना, हमारे अगल बगल हमारे सराउंडिंग्स नेचर में बहुत सारा चेंजेस आता है, तो चेंजेस जो होता है वो दो ही टाइप का होता है। या तो चेंजेस केमिकली होगा, नहीं तो चेंजेस फिजिकली होगा। या तो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, नहीं तो फिजिकल चेंज होगा। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिजिकल चेंज 9th क्लास में, 8th क्लास में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसमें नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ उसके शेप साइज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन मुझे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज के ऊपर कमांड करना है। केमिकल चेंज क्या है, तो सबसे पहले केमिकल चेंज मतलब केमिकली बदलाव होगा। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे देंगे, तो इट इज सच टाइप ऑफ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ये ऐसा चेंज है जिसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। और जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होगा जिससे मिलकर वो बना है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लू मार्कर को लिया, इस ब्लैक मार्कर को लिया और ये दोनों को मिला दिया और ये दोनों को क्या कर दिया, केमिकली कंबाइन कर दिया। और जब मैंने ये दोनों को केमिकली कंबाइन कर दिया तो दोनों का प्रॉपर्टी मिला के अब इससे जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ इसका प्रॉपर्टी और ये दोनों पेरेंट सब्सटेंस का प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होगा, बिल्कुल मैच नहीं करेगा, 1% मैच नहीं करेगा कि नया सब्सटेंस और पेरेंट सब्सटेंस का प्रॉपर्टी मैच करे, बिल्कुल मैच नहीं करेगा। यानी यहां से हम देख रहे हैं कि केमिकल चेंज में क्या होता है, आपका कोई भी क्या होता है ना, केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और दूसरा क्या होता है, वो भी नया प्रॉपर्टी वाला होता है जो कि पेरेंट प्रॉपर्टी को बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है ना। द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड ना विथ न्यू प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमिकल चेंज, है ना, केमिकल चेंज। और इस प्रोसेस समझिएगा, और जिस प्रोसेस से केमिकल चेंज होता है, जिस प्रोसेस से केमिकल चेंज होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे बोल दिए हम कि मेरा ये ब्लैक मार्कर, ये ब्लू मार्कर दोनों आपस में आके क्या हो गया, कंबाइन हो गया, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जिस प्रोसेस से दोनों आके आपस में कंबाइन हो गया है उस प्रोसेस का नाम क्या है, उसी प्रोसेस का नाम है केमिकल रिएक्शन। उस प्रोसेस का नाम क्या है स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिरकार केमिकल रिएक्शन का लॉजिक क्या है। तो ये देखो, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये होता कैसे है, जैसे ये दो सब्सटेंस आया दोनों का बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड टूटने से क्या होता है, दोनों एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होके एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जिसके कारण उसका प्रॉपर्टी अपने पहले वाले एलिमेंट से बिल्कुल, एलिमेंट या कंपाउंड से बिल्कुल ही क्या होता है, डिफरेंट होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है ना।
तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, केमिकल एटम का रीअरेंजमेंट होता है। कैसे रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पर देखिए AB प्लस CD AD प्लस BD, यहाँ A क्या हो गया, D के पास चला गया, B हो गया C के पास चला गया, यानी यहाँ पर क्या होगा, एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है ना। और ये किस प्रोसेस से हो रहा है, तो जिस प्रोसेस से एटम का रीअरेंजमेंट होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट होता है। केमिकल हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट होता है। एक पार्ट हो गया, यहाँ पर समझिएगा, एक पार्ट हो गया जो कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, टेक पार्ट कर रहा है, और दूसरा पार्ट हो रहा है कि जो कि नया क्या हो रहा है, सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसी दो पार्ट को हम लोग कहते हैं, जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो एज अ रिजल्ट है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो मुझे मिलता है उसी में क्या करता हूँ, प्रोडक्ट करता हूँ। तो हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है कि दोज एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज नोन एज रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट का डेफिनेशन कैसे देंगे कि द सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज प्रोडक्ट। यही मेरा क्या हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, भाग लेता है। कैसे भाग लेता है, तो एक दूसरे को क्या करता है, कंबाइन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट से जो नया प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल हम मैग्नीशियम से लेंगे। मैग्नीशियम का रिबन होता है, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग हीट करते हैं तो हीट अप करने से क्या होता है, वो जलना शुरू करता है, और जला एयर में जला, हवा में क्या होता है, वो बर्न करना शुरू करता है, और बर्न करके क्या होता है, वो एक वाइट पाउडर का प्रेसिपिटेट बनाता है जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए जैसे ही मैंने क्या किया, मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में बर्न किया, जैसे ही मैग्नीशियम के रिबन को एयर के प्रेजेंस में बर्न किया गया, एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस, एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जरा देखिए, ये सॉलिड था, ये भी इसका प्रॉपर्टी अलग था, इसका प्रॉपर्टी अलग था, और ये जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ उसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, बिल्कुल ही अलग हो गया। और समझ सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, वाटर बना। ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, लिक्विड आ रहा है। यानी ये दोनों मेरा रिएक्टेंट हो गया जो टेक पार्ट किया, और नया प्रोडक्ट का क्या किया, फॉर्मेशन किया, जिसका प्रॉपर्टी अपने रिएक्टेंट से बिल्कुल ही क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही क्या होगा, डिफरेंट होगा। उस तरह से आप अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में बहुत सारा ऐसा केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत सारा आप अपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके डेली लाइफ में क्या होता है, केमिकल बदलाव होते रहता है। चाहे क्या हो ना, मिल्क का खट्टा हो जाना, दही का जमना, है ना, पेपर का जलना, फ्यूल का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब कैसा है, ये सब केमिकल रिएक्शन है, जिसमें ना ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस, कोई भी क्या हो रहा है ना, यहाँ पर नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एक नए प्रॉपर्टी के साथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और ये जिस प्रोसेस से होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसकी ना अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इसके अगले क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। अब यहाँ पर हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो मेरे सामने हो रहा है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और इसे समझने के लिए मुझे
टोटली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स समझना पड़ेगा कि अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम समझ जाते हैं तो हम इन्हीं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि द फ्लोइंग है ना आर हैपनिंग एज अ केमिकल रिएक्शन, यानी जो वहां पर हो रहा है वो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और उन पांचों में से सबसे पहला हमारा आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए इवोल्यूशन गैस जो हो सकता है या तो हाइड्रोजन के रूप में क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है, या सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। जनरली क्या होता है, दो कॉमन गैसेस क्या होता है केमिकल रिएक्शन के ना दौरान इवॉल्व होता है। एक पहला होता है हाइड्रोजन गैस, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, गैस जो होता है लिबरेट करता है। लिबरेट करने का मतलब बाहर निकलता है, इवॉल्व करता है, और उसी एविडेंस के कारण हम समझ पाते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस यहाँ पर केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, टेक प्लेस कर रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर गैस का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन यानी लिबरेशन हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल समझ सकते हैं, बगल की पिक्चर में आप लोग को दिखा रहा होगा कि जब हम लोग क्या करेंगे, एक कोनियल फ्लश में सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे और उसके ऊपर से जब हम क्या करेंगे, जिंक का ग्रेन्यूल्स डालेंगे, तो कुछ समय के बाद हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो उस सल्फ्यूरिक एसिड के है ना बेस में से क्या हो रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप बबल्स क्या हो रहा है, निकलते जा रहा है। और वो बबल्स क्या हो रहा है, लगातार निकलता है। और वो जो बबल्स होता है वो किसका बबल्स होता है, वो हाइड्रोजन गैस का बबल्स होता है ना, वो हाइड्रोजन गैस का बबल्स होता है। मैंने यहाँ पर ब्रेक डिफरेंशियल दिखाया हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे ये क्या होता है कि जब हम लोग लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो लाइम वाटर का कलर कैसा होता है, मिल्की हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो वो हम लोग समझेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मैंने कहा क्या कि जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं, जिंक सल्फेट और एक गैस इवॉल्व हो रहा है, कौन सा, बबल्स के फॉर्म में। और जब लगातार कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, बबल्स निकलता है, वो किसका होता है, हाइड्रोजन गैस। और इसका हम लोग टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, इसके टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब वहां हीट ले जाएंगे उस बबल्स के सामने तो पॉपअप साउंड होगा। अगर हाइड्रोजन गैस होगा तो जैसे ही वहां पर हीट ले जाएंगे तो एक पॉपअप साउंड से क्या, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, तो जब उसी गैस को लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि उस रिएक्शन में जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो कौन सा गैस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, जब क्या हम लोग करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, और तीसरा कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अब यहाँ पर हम सिर्फ वर्ड इक्वेशन ज्यादातर यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर केमिकल इक्वेशन अभी तक नहीं पढ़े हैं ना। इसके अगले टॉपिक में मैं केमिकल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तो वर्ड इक्वेशन के साथ साथ मैं केमिकल इक्वेशन भी लिखते जाऊंगा, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद अगला आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है समझिए पहले। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है कि एक प्रिसिपिटेट जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि उस केमिकल रिएक्शन के दौरान उस एक्वस सॉल्यूशन के बाहर बच गया हो, वो घुल नहीं पा रहा हो, और उसी सॉलिड रेसिड्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। प्रिसिपिटेट कहने का मतलब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, एज रेसिड्यू के रूप में क्या होता है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है ना, और उसी सॉलिड रेसिड्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो अगर हम कहीं पर देख रहे हैं कि प्रिसिपिटेट एज अ सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस के रूप में क्या हो रहा है, बेस में बच जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ यहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है।
on the basis of here precipitate is formed. Now what is precipitate? Precipitate is a solid product which separate out during a chemical reaction. precipitate क्या होता है? एक solid product होता है जो chemical reaction के बाहर क्या होता है? निकल जाता है. एग्जाम्पल सबसे पहला देखिए, जब आप क्या कीजिएगा अभी बस ब्रेक फर्नेस का मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे हम क्या किए कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे है ना, लाइम वाटर. देखिए लाइम वाटर क्या होता है समझिए, एक होता है क्विक लाइम, एक होता है स्लेक लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक लाइम बोलते हैं. ये आप दिमाग में एकदम बता लीजिए. तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग लाइम वाटर से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे, तो वो लाइम वाटर का कलर जो होगा वो क्या होगा, मिल्की हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेसिपिटेट का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है और वो सेपरेट आउट हो गया है, जिसके कारण उस पूरे लाइम वाटर का कलर कैसा हो गया, मिल्की हो गया. इसका एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बैरियम क्लोराइड है ना, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बैरियम ना क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे तो बैरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा. क्या मिलेगा मुझे, हमें बैरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा. तो यहाँ पर भी हम एविडेंस देख रहे हैं कि जैसे ही एक सॉलिड रेसिड्यू बच रहा है तो बोल देंगे कि यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट हो रहा है. जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो हम कह देंगे यहाँ पर क्या एग्जिट किया है, केमिकल रिएक्शन एग्जिट किया है. तीसरा आता है चेंज ऑफ कलर. कि देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहां पर क्या होता है, क्या या तो मतलब रिएक्टेंट जो भाग लिया, रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस किया, जो एज अ प्रोडक्ट बना, उसका कलर या तो चेंज हो जाएगा, या तो कलर क्या होगा, चेंज होगा है ना, नहीं तो क्या होगा, वो कलर से कलरलेस हो जाएगा. यानी कि चेंज ऑफ कलर भी एक एविडेंस है जो मुझे ये बताता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है. जैसे आप एग्जांपल यहाँ पर कर सकते हैं कि जब हम सिट्रिक एसिड, जो भी आप लोग का क्या होता है, खट्टा फल वगैरह होता है, तो सब में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है. तो ये सब क्या, जब इसी को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल कलर. क्या होता है, पर्पल कलर. लेकिन जैसे ही हम सिट्रिक एसिड के साथ उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का पहले जो कलर जो पर्पल था वो कलरलेस हो जाएगा. वो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा. तो इसके अलावा एक एग्जांपल और आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट से हम लोग क्या करेंगे, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के एक्वस सॉल्यूशन से जो हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करवाएंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का पहले जो कलर क्या होगा, येलो होगा, वो बदल जाएगा ग्रीन में. यानी यहाँ पर क्या हो गया, चेंज ऑफ कलर हो गया. तो हम कह सकते हैं कि जब चेंज ऑफ कलर होता है तो ये भी एक एविडेंस है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है. तो ये हो गया 3 प्रॉपर्टी. आप लोग को एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इस जो चैप्टर है उसमें आप हर एक टॉपिक के रिलेटेड जितना हो सके उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन को याद रखिए. क्योंकि जितना ज़्यादा आप केमिकल रिएक्शन को याद रखिएगा उतना आपका टॉपिक जो होगा वो है ना, उतना अच्छा से आपके दिमाग में रिमेम्बर होते रहेगा. अगर आप एक टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल याद रखते हैं तो वो आप कभी नहीं रख पाएगा, भूल जाएगा. लेकिन एक टॉपिक के या ना एक टॉपिक के बेसिस पर अगर 10 एग्जाम्पल आप बना लेते हैं तो आप जब तक आपके अंदर एग्जाम्पल बनाने का ना प्रॉपर्टी आ गया, तो एबिलिटी आ गया, तो आप समझिए कि आपके ये जो टॉपिक है आपके दिमाग में से कभी हटने वाला नहीं है ना. तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए. अब अपने हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. हमारा जो अगला टॉपिक है वो चेंज इन टेम्परेचर. देखिए चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, पहले आप तो ये समझिए. कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो 2 काम करते हैं, या तो अपने सराउंडिंग्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, नहीं तो केमिकल रिएक्शन एग्जिट करने के लिए सराउंडिंग में से टेम्परेचर को क्या कर लेंगे, ले लेंगे. 2 ही काम करता है केमिकल रिएक्शन.
इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर, या तो सराउंडिंग्स को क्या कर देगा, टेम्परेचर इवॉल्व कर देगा, सराउंडिंग्स को गर्म कर देगा, या क्या कर देगा, सराउंडिंग से हीट ले सराउंडिंग से हीट को लेके सराउंडिंग्स को ठंडा कर देगा। यानी दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, टेम्परेचर में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। और यही मेरा क्या है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, केमिकल रिएक्शन का, वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो चेंज करता है, आइदर बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा, सराउंडिंग में से टेम्परेचर को ले लेगा, तो ही काम करेगा, या तो सराउंडिंग्स को टेम्परेचर को दे देगा, नहीं तो सराउंडिंग से टेम्परेचर को ले लेगा। सराउंडिंग को टेम्परेचर देगा, सराउंडिंग हॉट हो जाएगा, सराउंडिंग से टेम्परेचर लेगा, सराउंडिंग्स क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। देखो एक्सो का मतलब, एक्सो मतलब अत्यधिक, मतलब ये सराउंडिंग को हॉट कर देगा। इंडो मतलब कम, यानी कि हीट क्या चाहिए, इसको चाहिए, यहाँ से हीट इवॉल्व होगा और इसको हीट क्या चाहिए, चाहिए। तो वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट बनने के बाद, प्रोडक्ट बनने के साथ हीट क्या होता है, सराउंडिंग में इवॉल्व होता है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो क्या करता है, सराउंडिंग्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, सराउंडिंग्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। एग्जांपल, जैसे ही आप किसी भी कार्बन को जलाइएगा, तो जैसे ही हम कार्बन को बर्न करेंगे, तो कार्बन बर्न किए तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ वो अपने सराउंडिंग्स को क्या कर देगा, सराउंडिंग्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। यानी वहां पर क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो हम बोल देंगे कि वहां पर क्या टेक प्लेस किया, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया। दूसरा यहाँ पर क्या हो गया कि जितना रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन, द प्रेजेंस, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भोजन का टूटना। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग जो भोजन खाते हैं ऑक्सीजन लिए, और वो भोजन क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और टूट कर मुझे क्या देता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी। यानी यहाँ से भी क्या होगा, हीट लिबरेट किया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, टेम्परेचर में बदलाव हुआ ना, हमारे शरीर में टेम्परेचर में क्या हुआ, बदलाव हुआ। यानी हमारे शरीर के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद आपका क्या हो गया ना, अगला आता है इंडोथर्मिक, बहुत सारा इसका एक्सोथर्मिक। जहां पर भी आप देखिए कि जहां पर भी अगर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। इंडो मतलब क्या होगा, हीट का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसे है ना टेक प्लेस करने के लिए क्या होता है, हीट का रिक्वायरमेंट होता है। और ये हीट कहाँ से लेता है, अपने सराउंडिंग से लेता है। ये हीट अपने सराउंडिंग से लेकर है ना अपने केमिकल रिएक्शन को एग्जिबिट करता है। और जैसे ही सराउंडिंग से हीट लिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पर केमिकल रिएक्शन एग्जिट किया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मुझे पता है फोटोसिंथेसिस बिना हीट के, बिना सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होगा। सनलाइट से उसे हीट मिलता है, बिना हीट के आपके घर में खाना पक जाएगा, बेसिकली कि नहीं पक जाएगा। आप क्या करो, सब्जी डाल दो और सिर्फ से गैस पर चढ़ा दो, गैस को मत बर्न करो, तो क्या खाना बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर हीट नहीं है। तो वैसे ही प्लांट्स भी जो होता है अपने फूड को ऑब्टेन करता है, प्रोड्यूस करता है, तो बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट उसे क्या देता है, हीट देता है, और वो हीट लिया, दैट मींस सराउंडिंग से हीट लिया, तो हीट लिया, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, सॉरी इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितना भी डीकम्पोजिशन आगे हम लोग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग डीकम्पोजिशन, है ना, फोटोलाइसिस, है ना, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये सब कैसा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हीट का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है।
उसके बाद हमारा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, वो है चेंज इन स्टेट। बहुत सारा ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनका रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कुछ और होता है और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या होता है, कुछ और होता है। दैट मीन्स ये एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है केमिकल रिएक्शन का। वो कौन सा प्रॉपर्टी है कि किसी केमिकल रिएक्शन में, कुछ केमिकल रिएक्शंस में है ना, कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, फिजिकल चेंज, जो फिजिकल स्टेट क्या होता है, चेंज करता है। दैट मीन्स रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कुछ और होगा और एज अ प्रोडक्ट जो बना उससे उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, कुछ और होगा। जैसे यहाँ पर हम इसका एग्जांपल, इससे सबसे बेसिक एग्जांपल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस है, लेकिन दोनों जब कंबाइन किया तो क्या बना, दोनों जैसे ही कंबाइन किया तो बना, क्या बना, वाटर बना। और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो रिएक्टेंट गैस में लेकिन प्रोडक्ट क्या है, लिक्विड में है। तो चेंज ऑफ क्या हुआ, स्टेट हुआ। कैसा रिएक्शन, कैसा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, चेंज इन स्टेट। दैट मींस क्या बोलेंगे, वहां पर केमिकल रिएक्शन एग्जिबिट किया। यहाँ पर देखिए वैक्स, हम लोग क्या करते हैं, वैक्स को बर्न करते हैं। तो वैक्स बर्न करते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट होता है। वैक्स सॉलिड फॉर्म में जैसे बर्न किए सबसे पहले क्या होता है, वाटरी फ्लूइड में कन्वर्ट होता है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिजिकल तीनों स्टेट में क्या हो रहा है, बदल रहा है, यानी कि चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि बर्निंग ऑफ वैक्स इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज हेयर ना क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहा है और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो सब कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, इसी कारण हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर एग्जिबिट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, कुछ है ना, 5 क्या हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि वो कौन कौन सा पॉइंट है जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एग्जिबिट कर रहा है। अगले टॉपिक में हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में, यानी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे राइट ऑन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। तो चलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में समझते हैं। तो केमिकल इक्वेशन इट इज दैट मेथड इन विच अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड by symbol and formula of the substances which is involved in the chemical reaction। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल और फॉर्मूला, है ना, सब्सटेंसेस का सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके। और उसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन। यानी हम लोग केमिकल इक्वेशन को दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन से, दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन से। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे हम लोग क्या किए, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्शन करवाते हैं तो एज अ प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। यानी गैस इवॉल्व हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कितना इक्वेशन, दो इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन, जिंक रिएक्टेंट में क्या है, एलिमेंट जिंक है, जिंक किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। लिख देंगे क्या बना प्रोडक्ट के रूप में, जिंक क्लोराइड बना, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, इवॉल्व होगा। जैसे अब इससे हम लोग केमिकल इक्वेशन में क्या है फॉर्मूला, उनके सिंबल और फॉर्मूला को बस रिप्रेजेंट करते जाओ। जिंक का रिप्रेजेंटेशन सिंबल Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl फॉर्मूला, क्या बना प्रोडक्ट, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ZnCl, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस H2। और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल
इक्वेशन, क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला मेथड क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। एक बात आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि केमिकल इक्वेशन को मस्ट फॉलो करना चाहिए, कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं फॉलो करता है, दैट मीन ना वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा ही नहीं। 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हम लोग पढ़े थे। दैट मीन्स कि अगर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है तो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेड। कि अगर केमिकल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा उसे रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। तो एक केमिकल इक्वेशन को मस्ट फॉलो होना चाहिए, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इट इज सच इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड शुड बी इक्वल। और इसमें क्या होता है, इट इज, सॉरी पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। इट इज द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ना शुड बी इक्वल इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसमें प्रत्येक एलिमेंट का जो एटम होता है वो रिएक्टेंट में जितना होता है उतना ही क्या होता है, प्रोडक्ट में होता है। तो उस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए एक एग्जांपल से, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया गया तो क्या बना है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना है। अब इसमें जो जो एलिमेंट इंक्लूड है सबको हम एक तरफ लिख लेते हैं। क्या इंक्लूड है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, सबको इंक्लूड कर दिए। और दो कॉलम बना है, एक नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितना है, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में कितना है। तो जिंक का रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। रिएक्टेंट में चेक करते हैं, रिएक्टेंट में जिंक भी 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जितना एटम रिएक्टेंट में है प्रत्येक एलिमेंट का उतना ही एटम क्या है, प्रत्येक एलिमेंट का प्रोडक्ट में है। दैट मींस ना, यानी ये कौन सा इक्वेशन हो गया, बैलेंस इक्वेशन। और बैलेंस इक्वेशन है तो क्या फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट का मास निकालिए, प्रोडक्ट का मास निकालिए, दम इक्वल होगा। दैट मींस इट इज फॉलोइंग या इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा आते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स शुड नॉट बी इक्वल। वैसा इक्वेशन जिसमें क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट का जो एटम होता है वो रिएक्टेंट में जितना होता है उतना प्रोडक्ट में नहीं होगा, या जितना प्रोडक्ट में होगा उतना रिएक्टेंट में नहीं होगा। तो उस तरह के एलिमेंट, उस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल समझते हैं, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बना, वाटर बना। क्या बना, वाटर। यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट टेक प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में 2 है, ऑक्सीजन का भी रिएक्टेंट में 2 है। बट इन द केस ऑफ प्रोडक्ट हाइड्रोजन का तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, 1 है। दैट मींस यहाँ पर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स इज नॉट इक्वल। जब इक्वल नहीं होगा तो डेफिनेटली हम मास निकालेंगे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, दोनों भी इक्वल नहीं होगा। जब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मींस ये पॉसिबल होगा ही नहीं होगा। अब रिएक्शन तो टेक प्लेस किया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला तो वाटर बना है, लेकिन ये तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसी कारण क्या है कि ये भी रिप्रेजेंट करे और ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस में बदलते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस में चेंज करते हैं, जो कि अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले बैलेंसिंग करना क्या होता है ये समझिए। अभी हम लोग देखे थे कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जस्ट देखे थे हम लोग कि एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि उससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाना। और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब उस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को चेंज करते हैं किसमें, बैलेंस में। और उस वही क्या कहलाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। So the process of making the number of atom equal on both sides is called balancing of chemical equation। जिस प्रोसेस से
केमिकल रिएक्शन के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल करना, वही क्या कहलाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, क्योंकि हमारे बोर्ड की एग्जाम में ये पूछ देता है या हमारे स्कूल वाइज एग्जाम में ये डेफिनेटली आने वाला है। तो सबसे पहले इसका जो रूल है वो हीट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये नंबर रखेंगे तो क्या होगा, और हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यानी बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझिए ध्यान से, यहाँ पर एक एग्जांपल लिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बना है, वाटर बना है। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या क्या है, पहले हम यो लिखते हैं एलिमेंट, यहाँ पर मेरा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं एलिमेंट मेरा क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, इसमें कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस करने के लिए देखो, हाइड्रोजन मेरा दोनों साइड क्या है, बैलेंस है, हाइड्रोजन मेरा दोनों साइड क्या है, बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, तो प्रोडक्ट में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्रोडक्ट में क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपको पता है जब आप प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो इंक्लूड ना है आपस में। तो मैंने जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देखिए ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 2, यहाँ पर कितना है, 2 है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 आ गया और प्रोडक्ट में कितना आ गया, 4 आ गया। अब रिएक्टेंट में भी 4 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरा देखिए इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में ना सॉरी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 4 है, प्रोडक्ट में कितना है, 4 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। तो ये मेरा क्या हो गया, हीट एंड ट्रायल मेथड, जिससे हम लोग यूज करके क्या किसी भी है ना, किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हो गया, सीखने के लिए आप ऐसा बना सकते हैं, जब आप एक बार सीख जाइएगा तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2 H2। मैंने क्या किया, प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2H2 हो गया, और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन से 2 से मल्टीप्लाई किया। आप लोग को हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट में आप एक एलिमेंट से गुना कर रहे हैं तो दोनों में गुना होगा, दोनों में मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, बट रिएक्टेंट में ऐसा नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वही काम करते हैं हम लोग, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। एलिमेंट हो गया, यहाँ पर हम क्या ले लिए, रिएक्टेंट ले लिए, और ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। बस वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। एलिमेंट कौन कौन सा है, आयरन ऑक्सीजन। आयरन का रिएक्टेंट में 1 है, ऑक्सीजन 2 है। आयरन प्रोडक्ट में कितना है, 2 है, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 3 है। अब इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। देखिए आयरन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 और कितना है, 3 है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या कर दिए, आयरन से 2 से गुना कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आयरन मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये भी 2, रिएक्टेंट में भी 2 हो गया, और प्रोडक्ट में भी क्या हो गया, 2 हो गया। क्या ये बैलेंस है, नहीं है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, और इसमें क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये दोनों तरफ क्या हो गया, मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि आप प्रोडक्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी एलिमेंट में आपको प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जा देखिए आप, ऑक्सीजन इधर भी 6 इधर भी 6, आयरन अब गड़बड़ा गया ना, इसी कारण जो ज्यादा रहेगा सबसे पहले आपको उसी को बैलेंस करना है। इसी कारण मैं यहाँ पर गलती किया
क्योंकि जो ज़्यादा रहेगा, जिसका आइटम ज़्यादा है उसी को सबसे पहले आपको बैलेंस करना है, इससे आपको गलती होने का चांस कम हो जाएगा। तो मैंने इससे छोड़ दिया। अब देखिए, तो ऑक्सीजन मेरा रिएक्टेंट में 6, प्रोडक्ट में 6। अब देखिए आयरन मेरा रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में कितना है 4 है, तो रिएक्टेंट में भी क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसको लिख देंगे Fe प्लस O2 Fe2O3। हम लोग क्या किए, सबसे पहले प्रोडक्ट में 2 से गुना किए, 2 हो गया। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को 3 से गुना किए, 3 हो गया। और रिएक्टेंट में आयरन को 4 से गुना किए, इधर भी आयरन 4, इधर भी 4, इधर भी ऑक्सीजन 6, इधर भी 6। मेरा क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यही मेरा क्या था, हीट एंड ट्रायल मेथड था। आप लोग भी क्या कीजिए, अपने बुक का यूज करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे बनाइए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग के लिए कुछ केमिकल इक्वेशन को, है ना, एज अ होमवर्क के रूप में टास्क भी दूंगा। सबसे पहला हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करने का, एलिमेंट को लिखना है, यूज करना है कि सबसे ज्यादा एटम किसका है, सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे, यूज करेंगे इसका इसमें उसका इसमें, बैलेंस आ गया तो मेरा क्या हो गया, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हो गया।